नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। तो क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम है दादी माँ। तो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। और शिव प्रसाद सिंह जी ने अपनी ही दादी माँ के विषय में इस पाठ को लिखा है कि किस तरह का नेचर था उनकी दादी माँ का, किस तरह का एक उनका व्यक्तित्व था। तो अभी तक आपने देखा कि उनकी जो दादी माँ का व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाया गया है वो इस तरह का दिखाया गया है कि वो बिल्कुल बाहर से जब वो किसी से बात करती है या किसी को कुछ समझाती है तो उनका जो एक लिहाजा होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा कोमल हृदय वाली दयालु व्यक्तित्व की महिला है। और लेखक के प्रति उनका प्रेम जो है वो आप देख ही सकते हैं इस पाठ में कि किस तरह से वो लेखक के लिए बहुत ज्यादा भावुक हो जाया करती थी और उनके बीमार होने पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करती थी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर भी की थी इस पाठ में कि किस तरह से दादी माँ का लगाव होता है बच्चों के साथ। तो आज भी हम अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि साथ में हमने प्रश्नों उत्तर भी करने हैं। पाठ के जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे और आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे हमारे पिछला सेशन था उसमें हमने देखा कि किस तरह से दादी माँ ने जो यहाँ पे उनके जो भाई की शादी थी उस टाइम पे कैसे उन्हें लेखक को ये एक जो संगीत की सभा हुई थी, संगीत जो हो रहा था महिलाओं का, तो उस समय पर कैसे उन्होंने छुपा के यहाँ पर उन्हें संगीत देखने के लिए बिठा दिया था, लेकिन बाद में उन सबका भांडा फूट गया था। तो यहाँ पर लेखक जैसे ही बताते हैं कि उन्होंने कहा जब देवू की माँ ने चादर उनकी खींच ली थी तो उसके बाद सारी चीजें हुई और सुबह रास्ते में जब देवू की माँ मिली तो उन्होंने उन्हें मजाक करना उनके साथ शुरू किया कि ये कल वाला ही बच्चा है भाभी। और वो कहते हैं कि मैं वहां से जोर से भागा और तो यहाँ पे सुबह जब रास्ते में देवू की माँ मिली तो उन्होंने कहा ये कल वाला बच्चा है भाभी। और वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं मैं वहां से जोर से भागा, क्योंकि वहां से जोर से मैं भागा और दादी माँ के पास खड़ा हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रकार का अपराध होने से हम जब भी हो दादी माँ के पास खड़े हो जाया करते थे और हमें अभय दान मिल जाता था। यानी कि जब भी घर में हम इस बात पर ही डिस्कस कर रहे थे कि जब भी घर में बच्चे कोई बदमाशी कर देते हैं, कोई शैतानी कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको माता पिताजी उनको डांट रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं, तो बच्चे जाकर अपनी दादी माँ के पास दुबक जाते हैं। उन्हें वहां बहुत ज्यादा सेफ लगता है कि दादी उन्हें बचा लेंगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो लेखक कहते हैं कि स्नेह और ममता की मूर्ति जो हमारी दादी माँ है उनकी बात आज एक एक बात उनकी हमें कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का जो ये वत्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी कि यहाँ पर
जब परिस्थितियां देखिए जीवन में परिस्थितियों का जो ये वत्या चक्र है, यानी कि जो एक चक्र बना हुआ है, ये जीवन को कैसे नचाता है, यानी कि हमें नहीं पता कि अगले ही पल कैसी परिस्थितियां हमारे सामने आने वाली है। तो इंसान को उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमेशा मजबूत रहना पड़ता है, और दादी इस बात को लेकर हमेशा से मजबूत थी, क्योंकि दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती और संसार उन्हें धोखे की टटी मालूम होता। उन्हें संसार ऐसा लगता कि ये धोखे का एक आसन है जिस पर हम बैठे हुए हैं, जो आज है और कल नहीं है। और लेखक कहते हैं कि दादाजी ने उन्हें जो स्वयं धोखा दिया था, वे सदा आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। तो जैसे कि हमने कहा कि बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो हमेशा आपस में इस तरह की ही बातें करते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। तो दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरा वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दिया। देखिए क्या होता है कि परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका एक सहारा जो होता है वो बहुत ज्यादा काम आता है। उनका सहारा बहुत एक होता है ना कि जब घर हमारा जो घर टिका रहता है वो किस पे टिका रहता है, जो हमारे घर में बिंब डले हुई होती है, तो उन बिंबों पे हमारा घर टिका होता है। और परिवार जो होता है वो बड़ों के आशीर्वाद से टिका होता है। जैसे हमारे दादा दादी हैं, क्योंकि हर चीज में, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि दादी कैसे हर चीज में इंटरफेयर करती है, और वो कहती है कि मेरे बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। वो काम भले ही कुछ नहीं करती, लेकिन वो बताती है, सारे इंस्ट्रक्शंस वो देती है, सारी चीजें वो बताती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो जब दादाजी की मृत्यु हुई, यहाँ पे देखिए लेखक संसार की एक बहुत बड़ी सच्चाई हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले तो दादाजी हमेशा से ये झूठी बात कहा करते थे कि पहले मतलब तुम पहले आगे जाओगी फिर मैं जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो दादाजी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह, कुकुर मुत्ता यानी कि आपने देखा होगा बरसात के दिनों में, एक आपने देखा होगा जहां तहां एक छाता नुमा संरचना वाले जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, हर जगह वो उग जाते हैं, है ना, हर जगह उग जाते हैं। और जिनको अगर देखिए सब्जी के रूप में हम मशरूम कह के भी हम बुलाते हैं, लेकिन आम भाषा में उन्हें कुकर मुत्ता कहते हैं, यानी कि वो हर जगह पर कहीं भी उग जाते हैं बरसात के दिनों में। तो ऐसे ही जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले और साथ ही मुंह में राम बगल में छुरा वाले दोस्तों की शुभ चिंता, ऐसे लोग जो सामने आपका शुभ चिंतक बनने का नाटक करते हैं, सामने आपका शुभ चिंतक की हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर परिस्थिति में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, या जो कुछ और भी, और हर जगह, क्योंकि वो अब उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो मैं अब हर तरह से आपकी हेल्प करूंगा, अब आपके परिवार की हेल्प करूंगा, आपके बच्चों के पालन पोषण में आपकी सहायता करूंगा, या कहीं पर भी आपको हमारी जरूरत होगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन साथ ही ये मुंह में राम बगल में छुरा, यानी कि मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलना और कभी भी धोखा दे देने वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, यानी कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। अब दादा के श्राद्ध में, लेखक कहते हैं दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी, यानी कि जो लेखक के पिताजी थे और दादी माँ के बेटे थे, ठीक है, तो उनके पिताजी ने, जबकि उन्होंने मना कर दिया था, उनकी दादी ने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन उनके पिताजी ने फिर भी बहुत सारी संपत्ति व्यय की। और वह घर की तो थी नहीं, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे। सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाथ खड़ा करेंगे अगर आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस, वेरी गुड। अच्छा, रीडिंग कौन करना चाहेगा? रीडिंग कौन करेगा? पाठ कौन पढ़ेगा?
जीआईसी जयंती कोट, जीआईसी चोपता, क्या बच्चे रीडिंग करेंगे? आप पाठ को पढ़ना चाहेंगे? यस, वेरी गुड। जीआईसी चोपता, फटाफट माइक ले लीजिए बच्चा, फटाफट माइक ले लीजिए। हैंड रेज करने से नहीं होता, पहले से अपने माइक को रेडी रखिए और रीडिंग कीजिए। जीआईसी चोपता, अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं बच्चे स्टार्ट कीजिए। माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। चलिए तब तक चलते हैं जयंती कोट के पास। जयंती कोट, आप अपना माइक ले लीजिए, आप पढ़ना शुरू कीजिए। जीआईसी चोपता, बच्चे माइक को चेक कर लीजिए तब तक आप। यस, जयंती कोट, बच्चा माइक ले लीजिए फटाफट। हैंड रेज हम आपका देख रहे हैं, माइक ले लीजिए फटाफट। माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, तो बच्चे आप लोगों की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। जब भी क्लास में बैठे हैं तो सबसे पहले अपना माइक चेक कर ले, अपने माइक को प्रॉपर ऑन करके एक बार क्लियर करवा लें कि माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर हैं और हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिट का होता है। हमारा 35-40 मिनट की ये क्लास होती है और बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने चैप्टर को कंप्लीट करना है और साथ ही अपने पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ। जीआईसी रैन चोपता, क्या बच्चे आप रीडिंग करेंगे? गुड, चलिए स्टार्ट कीजिए। यस, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में कोने वाले एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू कहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यस, वेरी गुड। तो इस तरह से देखिए, आप देख सकते हैं जब उनकी दादाजी की मृत्यु हुई, बच्चे नाम क्या है आपका? कृष नेगी। यस, वेरी गुड। यस यस यस, कृष। क्लैप करेंगे सभी कृष के लिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बैठ जाइए बच्चे। जयंती कोट बच्चे स्टार्ट कीजिए। आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है बच्चा, एक बार फिर से माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन कीजिए। हेलो। यस यस, वेरी गुड, अब आ रही है आपकी आवाज। चलिए शुरू कीजिए। क्या है पूछ मैम, क्या है पूछ? तुम रोती थी दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया ना? तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल धोती तो बदल। तो दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगी बेटा। मैं लगती बेटा मैं वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया
मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी कभी है। वे रोने पिछले भी से बाकी हो है। गए। रोने से गए। रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उसका माथा उनका सहला स, उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो कभी मैं तो अभी हूँ ही, हूँ ही। अभी उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चमकती चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज सहेज कर रखती गई। आई हूँ, रखती आई यह हूँ। यह उनके बस ही वंश निशानी है। वंश वंश बच्चे एक बार फिर से निशान पढ़िए। वंश ही निशान है। की उन्होंने निशानी थी। उन्होंने आंसू पहुंचकर कहा, पुराने लोगों लोग लोग आगा पीछा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यस, वेरी गुड। नाम क्या है बच्चे आपका? मैम अनमोल कुमार। अनमोल कुमार। सबसे पहले तो क्लैप करेंगे सभी बच्चे अनमोल के लिए, क्योंकि रीडिंग तो बाद में है, लेकिन जो बच्चा माइक लेके हिम्मत करता है कि वो पढ़े सबके सामने, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम ज्यादा लोगों को देख लेते हैं तो हम सही भी पढ़ना चाहते हैं तो हमसे नहीं पढ़ा जाता। हम सोचते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उच्चारण गलत कर देते हैं घबराहट के कारण। तो वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। आप चीजों को देख नहीं रहे हैं, पहले ही आप बोल दे रहे हैं, पहले ही आप गलत उच्चारित कर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे आप अकेले हैं, क्लास में कोई नहीं है। आपके साथ जितने भी बच्चे हैं सब आप ही की कैटेगरी के हैं, सब आप ही की क्लास के हैं, सब 7th क्लास के हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 12th क्लास का है या उसको ज्यादा आता है। सबको आपके जितना ही आता है। अगर किसी को ज्यादा आता है वो भी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता डर के मारे, लेकिन आप हिम्मत कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और सारे बच्चे मैं देख रही हूँ कि बच्चे एक दूसरे को माइक पकड़ाते हैं कि तू बोल ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। लेकिन जो बच्चा माइक लेके पढ़ने की हिम्मत करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वेरी गुड अनमोल, बैठ जाइए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए घर पर रीडिंग की, ठीक है। जो भी चैप्टर हम यहाँ पर रीड करते हैं उसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या हुआ था। कि लेखक कहते हैं कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी, यानी कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हुई तो दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। और माघ के दिन थे, माघ यानी कि जाड़े के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती, इतना ज्यादा ठंड था। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने हुए है और कोने में वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी जो स्नेह कतर आंखें, जिनमें लेखक कहते हैं कि मैंने आंसू कभी नहीं देखे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली महिला थी। और जैसे कि मैंने अभी तक का उनका नेचर आपने यहाँ पर देखा है पाठ में, तो वो एक कठोर महिला थी बाहर से, अंदर से बहुत कोमल हृदय वाली महिला रही है। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं उनके पास गया तो बहुत देर तक मन मारे मैं उनके पास बैठा रहा, यानी कि बिना मन के मैं उनके पास बैठा रहा। और जब उन्होंने आंखें खोली तो मैंने उनसे धीरे से कहा, दादी माँ
तब वो कहती हैं, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? तो लेखक कहते हैं, मैंने स्नेहपूर्ण उनकी आंखों की ओर देखते हुए ये पूछा। तो इस तरह से दादी माँ यहाँ पर ध्यान लगाए हुए, क्योंकि दादाजी की मृत्यु के बाद उनको बहुत दुख हुआ है, बहुत आघात उनको पहुंचा है। तो वो कहती हैं, क्या है, पूछ। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई और बात को काटती हुई, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपना दुख हमारे सामने शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हमें खुश रखना चाहते हैं। तो सेम दादी माँ भी वही कर रही थी। दादी माँ ने अपना दुख अपने अंदर समेटते हुए कहा कि पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया होगा ना, चल चल धोती। तब लेखक कहते हैं कि मैंने कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, और वो मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन जो है सबके घरों में इस तरह की आती है। तो लेखक कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे, सुबह के समय उन्होंने देखा कि चारपाई पर बैठे हुए थे और किशन भैया से मन मारे कुछ सोच रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे आपस में, कुछ निर्णय ले रहे थे, कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। और बातें कर रहे थे कि दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। और उनका जो मन था वो रोना रोना सा हो गया, क्योंकि उनके भी पिताजी की मृत्यु हुई है। तो पिताजी घर का एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं, परिवार के लिए बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। तो अभी उनकी मृत्यु हुई है। तो बहुत ज्यादा बच्चे इतने स्टेबल नहीं है उनके, यानी कि लेखक के पिताजी अभी इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो तब उनकी माता जी आती हैं, यानी कि लेखक की दादी आती हैं और कहती है, रोता क्यों है रे? और उनका माथा सहलाते हुए कहती हैं कि मैं तो अभी हूं ही, यानी कि तुम्हारे पिताजी चले भी गए तो क्या हुआ, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा सहारा बनकर मैं खड़ी हूं यहाँ पर। और फिर वो संदूक खोलती हैं और उस संदूक से एक चमकती हुई चीज निकालती हैं और कहती हैं कि तेरे दादाजी ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। और उनका गला भर आया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती है, हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, लेकिन उनसे भी बड़ा होता है हमारा परिवार, हमारे बच्चे। तो जहां लेखक की दादी को उनके दादाजी द्वारा पहनाया गया एक कंगन था जो आज उनके बच्चों के काम आने वाला था, उनके लिए वो काम आने वाला था। तो वो कहती हैं कि मैंने इसे कभी नहीं पहना, हमेशा इसे सहेज कर ही रखते हुए आई हूँ। और क्योंकि यही उनके वंश की निशानी है, यानी कि इतने बहुत ज्यादा पैसे वाले भी वो नहीं थे, लेकिन जो था वो बना के दिया था, तो ये मैंने सहेज के रखा है, ये उन्होंने मुझे अपनी निशानी के तौर पर दिया है। और उन्होंने आंसू पोंछकर कहा कि पुराने लोग अगा पिछा सब सोच लेते थे बेटा। जो पुराने लोग, जैसे आजकल के लोग होते हैं ना, कि अपना ज्यादातर जो मनी होता है वो दिखावे में हमारा वेस्ट हो जाता है, कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है। लेकिन जो पुराने लोग हुआ करते थे वो अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी मनपसंद का खाना ना खाकर, अपने मनपसंद के कपड़े ना पहनकर वो सेविंग किया करते थे, बचाया करते थे अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर में बच्चों के लिए, और खास तौर पर अपने बुरे समय के लिए। ठीक है, तो लेखक की जो दादी है वो यहाँ पर यही कहती हैं कि पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, यानी कि आगे पीछे कभी काम आएगा, कभी जरूरत पड़ेगी, ये सब सोच लेते थे। तो तब लेखक कहते हैं कि सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। उस समय पर मुझे दादी माँ एक देवी सी प्रतीत हुई, धुंधली छाया में विलीन हो गई। और मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मेरे हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही हैं, आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने आप से पूछता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो ये जो पूरा चैप्टर आपने यहाँ पर पढ़ा, ये चैप्टर लेखक को
तब जाकर याद आया है लिखने का कि जब उनको किशन भैया का पत्र आता है कि दादी माँ अब नहीं रही। तो उस समय से वो बचपन से लेकर अभी तक की दादी माँ से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं, उन बातों को वो सोच रहे हैं और उसी में उन्होंने ये पूरा चैप्टर लिख दिया है अपनी दादी माँ के विषय में। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपके दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो पाठ के प्रश्नों का उत्तर आप ही देंगे, क्योंकि लगभग 3 दिन हमें इस पाठ को कंप्लीट करते हुए हो गए हैं। तो 1 से 2 प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कहानी से ही जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की तो आपने देखा। तो प्रश्न 1 हमारा है जो कि आपकी कहानी से ही लिया गया है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन और बातों की याद आ जाती है। तो कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? चलिए, यस, जीआईसी जयंती कोर्ट से हैंड रेज आ रहा है। वेरी गुड बच्चे, फटाफट माइक ले लीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फटाफट, क्योंकि समय हमारे पास कम है। अगर हम इसी समय में प्रश्नों को हल कर दे। यस यस मैम ये डर रहा है। अरे बच्चा, डर क्यों रहे हो? जैसे कि मैं आप पहले ही कहती हूँ, डरने वाली कौन सी बात है इसमें? जो समझ में आया, कभी भी ऐसा नहीं कहती मैं कि सही बताओ, बिल्कुल सही बताओ। जो समझ में आ रहा है वो बताओ। मैम ये डर रहा है, ये बच्चा। आप बता दीजिए बच्चा। चलिए आप बता दीजिए, वो डर रहा है, आप बता दीजिए। गर्ल्स भी तो बैठी हैं क्लास में, बहुत सारी गर्ल्स हैं, सबको मैंने साथ में चैप्टर पढ़ाया है। हम सबने साथ में चैप्टर पढ़ा है। बिल्कुल। जीआईसी रैन चोपता, क्या बच्चे आप देंगे आंसर? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है? जीआईसी रैन चोपता, क्या आप आंसर देंगे? जीआईसी रामनगर, आपको अनम्यूट कर दिया गया, आपका सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज आ रहा था, आप आंसर बता सकते हैं मैम को। चलिए फटाफट आंसर बताइए बच्चे। चोपता, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जीआईसी रामनगर, बच्चे आपका हैंड रेज आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी बच्चा, क्योंकि देखिए इस तरह से हमारा चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल भी। यहाँ पर कोई फायदा नहीं है कि आपको 3 दिन हम एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि लास्ट में आप प्रश्न का उत्तर ही ना दो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बिल्कुल सही उत्तर दो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप राइट आंसर दो। बस आप वो आंसर दो जो आपको समझ में आया है। आपको इस प्रश्न से क्या समझ में आता है, आप वो बोलने की कोशिश करो। केवल कोशिश करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कहा है। बाकी चीजें हमारा काम है आपको समझाने की, वो हम आपको समझाएंगे। देखिए, तो प्रश्न है, यस, जीजीआईसी रामनगर, बच्चे आपको अनम्यूट कर दिया गया है। जीजीआईसी रामनगर। नहीं सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, दूसरा माइक यूज करके देख लीजिए। माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करेंगे। सभी स्कूल ध्यान दें, जब भी आप सेशन को लॉगिन करें, कृपया उससे पहले आप मीडिया विजार्ड टेस्ट जरूर कर लीजिए। अगर आपका मीडिया विजार्ड टेस्ट नहीं होता तो आपकी वॉइस स्टूडियो तक नहीं आती है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, क्या होता है कि लेखक जब अपनी दादी माँ को याद करते हैं। देखिए, वो कब दादी माँ को याद करते हैं? जब उन्हें मालूम होता है कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी दादी माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें उनके सामने आती है और साथ में याद आता है उन्हें अपने बचपन का वो दिन जब वो झाग भरे जलाशयों में कूदा करते थे और बीमार हो जाया करते थे। दादी माँ उनकी सेवा करती थी और साथ ही साथ उन्हें याद आता है वो विवाह समारोहों में महिलाओं द्वारा संगीत में गाए जाने वाले गीत, संगीत में होने वाली जो पूरी कथा है, पूरी जो एक कहानी है उसकी, और बहुत सारी घटनाएं जो छोटी छोटी जो उनके जीवन में घटी हुई है बचपन में। तो इस तरह से पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है। अगर आप लोगों को और भी चीजें समझ में आती है पाठ से तो आप उसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है,
तो बच्चों, चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, दादी माँ, और यहाँ पर पाठ को सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप पाठ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। चाहे रफ नोटबुक में करेंगे, जो कुछ नहीं आएगा, जो समझ में नहीं आएगा प्रश्न, जो उत्तर समझ में नहीं आएगा, वो आप यहाँ पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।